पीएम मोदी से मिले श्रीलंकाई राष्ट्रपति। मोदी बोले, कठिन समय में हम श्रीलंका के साथ यूपीआई के इस्तेमाल पर हुआ समझौता। संसद में मणिपुर को लेकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। राजनाथ बोले, हम चर्चा के लिए तैयार। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। भीड़ ने एक का घर जलाया। सीएम बीरेन्द्र सिंह बोले, आरोपियों को मौत की सजा दिलाएंगे। मोदी सरनेम मामले में 4 अगस्त को अगली सुनवाई। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। ग्वालियर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। रानी लक्ष्मीबाई को किया नमन। जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। उत्तराखंड में मुख्य सचिव एसएस संधू का बढ़ा कार्यकाल। एसएस संधू को 6 माह का सेवा विस्तार। बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर आपको बताते हैं बाराबंकी से, जहां पर प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने हैवानियत दिखाई है। भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। यूपी के बाराबंकी जिले में प्रेम प्रसंग से नाराजगी। धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग किया। मामूली कहासुनी के बाद भाई ने घटना को दिया अंजाम। बहन का सिर लेकर गांव के बाहर जा रहा था आरोपी। ग्रामीणों की सूचना से मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारदार हथियार से धड़ से सिर अलग कर दिया। भाई की हैवानियत सामने आई है। पुलिस ने कटे हुए सिर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामूली कहासुनी के बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। बहन का सिर लेकर गांव के बाहर जा रहा था आरोपी। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें। और मामूली कहासुनी के बाद भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस और आप देखिए किस तरीके से यहां पर भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कटे हुए सिर के साथ साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह आम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने कटे हुए सिर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने इस घटना को दिया अंजाम। फिलहाल यह आम खबर आपको बता दें और आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये शख्स अपनी बहन की हत्या करने के बाद उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद इस सिर को लेकर वो गांव से बाहर जा रहा था। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और हालांकि अब खबर ये है कि इसे सिर के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आम खबर आप बता रहे, बाराबंकी से ये मामला सामने आया है, जहां पर ये विचलित कर देने वाली तस्वीर आप देखिए। भाई ने अपनी ही बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई और जिसके बाद उसने इस तरीके की हैवानियत दिखाते हुए अपनी बहन की हत्या कर डाली। किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था और मामूली विवाद के बाद ही भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और वो यहीं पर नहीं रुका, उसने अपनी बहन का सिर कलम कर उस सिर को वो आगे लेकर जा रहा था, गाँव से बाहर जा रहा था। लेकिन इस दौरान जब सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही सिर के साथ आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो बाराबंकी से खबर। आज फतेहपुर थाने के ग्राम मिठवाड़ा में रियाज नामक युवक जो 24 वर्षीय है, अपनी सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया। उसकी बहन पूर्व में एक गांव के ही लड़के के जो उसी धर्म बिरादरी का है उसके साथ भाग गई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था और वह जेल में था। इस लड़की से नाराजगी के कारण उसने गला काटा और इस सूचना पर पुलिस तत्काल गांव में पहुंची और उसको गिरफ्तार कर ली है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मणिपुर की घटना को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। कांग्रेस को नहीं मिली आंदोलन करने की अनुमति। राजधानी में धारा 144 लागू होने का दिया हवाला। कांग्रेस पार्टी दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस ने पहले से ही इंतजाम किया था। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई। राजधानी में धारा 144 लागू होने का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है और अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस को नहीं मिली आंदोलन करने की अनुमति, तो कांग्रेस को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता दें। राजधानी में धारा 144 लागू होने का हवाला दिया गया और कांग्रेस पार्टी दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई।
तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने पहले से ही इंतजाम किया था। तो पुलिस की ओर से यहाँ पर पहले से ही सभी चीज़ों के इंतजाम कर लिए गए थे। लखनऊ से खबर, मणिपुर की घटना को लेकर आक्रोश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को आंदोलन करने की हालांकि अनुमति नहीं मिली है। बताया गया कि धारा 144 लागू होने का हवाला दिया गया। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मणिपुर की घटना का असर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक तरह से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जो चारों तरफ का रोड है उसे बैरिकेडिंग के जरिए उसके रोक दिया गया है और एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वो हलचल तेज हो गई है। लेकिन कल अगर देखिए शाम के समय में कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और जो अनुमति के तौर पर देखें तो कहीं न कहीं एक तरह से गांधी प्रतिमा पर एक तरह से आंदोलन या फिर कैंडल मार्च की भी एक तरह से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन अगर समीकरण के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में खासकर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू है, हवाला एक तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अगर अभी की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, न केवल यहाँ पर बल्कि चारों तरफ का जो रोड है वहाँ पर बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस प्रशासन रोक गया। किसी तरह का आंदोलन हो उसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ सतीश संगम, के न्यूज। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। डीएम ने जंजाली नगला में किए अलर्ट, मकान खाली करने के डीएम ने दिए निर्देश। कभी भी गंगा में समा सकते हैं दर्जनों मकान। गंगा का तेजी से कटान हो रही है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं कई लोग। बाढ़ पीड़ित मांग रहे हैं 5 करोड़ 18 लाख का हिसाब। तो बाढ़ पीड़ित यहाँ पर हिसाब मांग रहे हैं और डीएम पर घोटाले का आरोप लगा है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर डीएम पर घोटाले का आरोप लगा है और ब्लॉक कमालगंज के गांव जंजाली नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यह आम जानकारी, जिंदगी और मौत से लोग जूझ रहे हैं और कभी भी बताया जा रहा है कि गंगा में कटान हो सकती है और कई सारे घर गंगा में ही समा सकते हैं। और ग्राम प्रधान ने उल्टा डीएम पर घोटाले का आरोप लगाया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग। तो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग। बाढ़ पीड़ित मांग रहे 5 करोड़ 18 लाख का हिसाब। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 5 करोड़ 18 लाख का हिसाब बाढ़ पीड़ित मांग रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ब्लॉक कमालगंज के गाँव जंजाली नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नदियों का पानी अब सड़कों पर बहने लगा है और कई मकानों के गंगा में समा जाने का खतरा लगातार नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लगातार हम लोग जो है उनको जागरूक कर रहे हैं और उनको पहले भी जो है इनको उनके लिए नई जगह पर जो है जमीनों का आवंटन कर दिया गया है और एसडीएम को वहाँ पे लगा दिया गया है और लोग पास में जो हमारा राहत शिविर है औरतपुर टप्पा, वहाँ पे लोगों को शिविर कराया जा रहा है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी उन लोगों को और भी जो है स्थानों पर शिविर करा दिया जाएगा। बाढ़ का निरीक्षण करने आए थे। गांव में कितने लोग पीड़ित हैं, ठीक, जिन लोगों को 35 परिवारों को जगह दिलवाई गई, वहाँ पर खंजाला डलवा दिया जाए, गांव की मांग है, ठीक। और सांसद विधायक के कोटा से लाइटें लगवा दी जाएं, ठीक। एक हैंड पंप लगवा दिया जाए, वो प्रधान जी हम स्वयं लगवा देंगे, ठीक। विधायक जी, जिस तरीके से जो अभी बांध रोकने के लिए जो 5 करोड़ कुछ रुपए आया था, उससे क्या लाभ मिला? उससे कोई लाभ ही नहीं जनता को। अब जब गांव से निकलना ही तो लाभ ही काहे कोई, वो तो 5 करोड़ पानी में डूब गया है तो लाभ काहे का? तो हिसाब से 5 करोड़ रुपए जगह से 5 करोड़ किसने खाया, कैसे खाया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, कुल मिला के उस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। भ्रष्टाचार के तो लिप्त हैं ही सभी लोग, में कहा है। अबे प्रधान कहीं 1 लाख को गमन कर दे तो बाकी जांच चालू हुई है, लेकिन इस 5 करोड़ की किसी प्रकार की कोई कहीं नहीं रो कुछ। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं से खबर है, जहां पर नशेड़ी सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। ड्यूटी के दौरान नशे में दिखा सिपाही और एक ढाबे पर लेटा नजर आया सिपाही। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर शराब की बोतल को छिपाता नजर आया है सिपाही और ढाबा मालिक ने सिपाही पर दबंगई का आरोप लगाया। सिपाही के पास ग्लास में रख के दिखी शराब। नशे में धुत सिपाही सुमित त्यागी का वीडियो वायरल हो गया है। तो नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, शराब की बोतल को छिपाते हुए नजर आया है सिपाही। तो शराब की बोतल को छिपाते हुए सिपाही दिखाई दिया है। ढाबा मालिक ने सिपाही पर दबंगई का भी आरोप लगाया है।
तो ढाबा मालिक ने सिपाही पर दबंगई का आरोप लगाया। सिपाही के पास ग्लास में भी शराब नजर आई है और नशे में तो सिपाही सुमित त्यागी का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान नशे में दिखा है सिपाही। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक ढाबे पर लेटा नजर आया सिपाही, शराब की बोतल को छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ड्यूटी के दौरान ही नशे में नजर आया। तो ड्यूटी के दौरान नशे में दिखा सिपाही, आम जानकारी आपको हम बता दें। और एक ढाबे पर लेटा नजर आया सिपाही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिला है। 20 जुलाई रहा अब तक का सबसे गर्म दिन। गर्मी के चलते बिजली भी गुल रही, बिजली आंख में चोली खेलती रही है। तो 20 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और गर्मी के चलते बिजली भी यहां पर गुल रही है, बिजली खेलती रही आंख में चोली। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिला है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिला। 20 जुलाई रहा अब तक का सबसे गर्म दिन। तो अब तक का सबसे गर्म दिन 20 जुलाई रहा है और गर्मी के चलते बिजली भी यहां पर गुल नजर आई है और आंख में चोली खेलती रही बिजली। यह आम खबर आपको हम बता दें गाजियाबाद से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिला। 20 जुलाई रहा अब तक का सबसे गर्म दिन। तो अब तक का सबसे गर्म दिन 20 जुलाई रहा और गर्मी के चलते बिजली भी गुल रही है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली भी आंख में चोली खेलती रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं। सालों से लघु सिंचाई विभाग के पद खाली पड़े हुए हैं। 60 कर्मचारी पद में से 33 कर्मचारियों के पद खाली हो गए हैं और 60 पदों में से सिर्फ 27 पदों पर कार्यरत है कर्मचारी। यह आम खबर आपको हम बता दें। कर्मचारियों की कमी से काम भी प्रभावित हो रहे हैं। हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला है। कर्मचारियों की कमी से काम भी प्रभावित हो रहे हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। कर्मचारियों की कमी से काम भी प्रभावित हो रहे हैं। 60 कर्मचारी पद में से 33 खाली हो गए हैं और 60 पदों में से सिर्फ 27 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं और कर्मचारियों की कमी से काम भी प्रभावित हो रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर कमी से काम भी प्रभावित हो रहा है। हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला है। तो हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला, सालों से लघु सिंचाई विभाग में खाली पड़े पद और 60 कर्मचारी पद में से 33 कर्मचारियों के पद खाली, 60 पदों में से सिर्फ 27 पदों पर कार्यरत कर्मचारी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है और 60 कर्मचारी पद में से 33 कर्मचारियों के पद खाली हो गए हैं। तो हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर के लघु सिंचाई विभाग का ये पूरा मामला है। सालों से लघु सिंचाई विभाग के पद खाली पड़े हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सालों से पद खाली होने की बात सामने आई है और 60 पदों में से सिर्फ 27 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहे हैं। तो कर्मचारियों की कमी से कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं। 60 कर्मचारी पद में 33 कर्मचारी पद खाली हो गए हैं। तो 60 कर्मचारी पद में से 33 कर्मचारियों के पद खाली हैं
और 60 पदों में से सिर्फ 27 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की कमी से कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर खेत में मिला है बुजुर्ग का शव। नीला पड़ा हुआ था मृतक का शरीर और जहरीले सांप के काटने से मौत की आशंका बताई जा रही है। थाना गुलावटी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मृतक का शरीर नीला पड़ गया था। जहरीले सांप के काटने से मौत होने की आशंका बताई जा रही है। जहरीले सांप के काटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना गुलावटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना गुलावटी क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर, खेत में मिला बुजुर्ग का शव। नीला पड़ा हुआ था मृतक का शरीर और जहरीले सांप के काटने से मौत की आशंका की बात सामने आ रही है। थाना गुलावटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें बुलंदशहर से, जहां पर खेत में मिला बुजुर्ग का शव। तो खेत में बुजुर्ग का शव मिला है और नीला पड़ा हुआ था शव, जिसके चलते ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जहरीले सांप के काटने के चलते मौत हुई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जहरीले सांप के काटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर अमरोहा से आपको बताते हैं। बिजली के बकाया पर अभियान चलाया गया है। बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। चोरी पकड़ने को लेकर चलाया अभियान। चोरी पकड़े जाने पर 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। मोहल्ला बसावनगंज और काली पगड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोहल्ला बसावनगंज और काली पगड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया गया है। तो चोरी पकड़ने को लेकर चलाया गया अभियान और अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। तो अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है और चोरी पकड़े जाने पर 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और मोहल्ला बसावनगंज और काली पगड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। तो बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने की छापेमारी और अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया गया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया गया। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया गया है। इस जगह हमारे चोरी ज़्यादा हो रही थी, उसको कम करने के लिए विजिलेंस के टीम के साथ लोगों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया क्षेत्रों में और उसमें 7 चोरियां पकड़ी गई हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगभग 15 से 20 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन मिल रहे हैं। सर, ये अभियान कब तक चलेगा चेकिंग अभियान? ये अभियान इस समय बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके साथ साथ चोरी भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर दबंगों का कब्जा। डीएमसी की जमीन पर कब्जे की शिकायत। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद नहीं हुई सुनवाई। प्रधानाध्यापक ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। एसडीएम ने कहा जांच कराकर की जाएगी कार्रवाई। बच्चों के भविष्य को लेकर बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान प्रधानाध्यापक। रसूलाबाद के थाना पुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। कई बार पत्र देने के बाद भी यहाँ पर कोई बात नहीं सामने आई है। प्रधानाध्यापक ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। तो प्रधानाध्यापक की ओर से डीएम को प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें कानपुर देहात से, जहां प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर दबंगों के कब्जे को लेकर कई बार प्रधानाध्यापक ने पत्र दिया, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई की बात सामने नहीं आई है। आम खबर, डीएम से जमीन के कब्जे की शिकायत भी की गई थी और कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्राथमिक विद्यालय थाना पुरवा का प्रधानाध्यापक मनीष कुमार सिंह जी। मेरे प्राथमिक विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों द्वारा विद्यालय भूमि पर कब्जा किया गया जी। वो कब्जा चूंकि सड़क की तरफ है, कीमती ज़मीन है, इसलिए विवाद की स्थिति बन रही, बाउंड्री वाल भी नहीं बन पा रही है।
मैंने अपनी शिकायत को अपने उच्चाधिकारियों को कई बार सूचित किया, पैमाइश भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी ना तो खाली कराया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। हाँ, अभी एक्चुअली तहसील दिवस में एक प्रकरण आया था डीएम मैम के सामने, जिसमें विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण है। तो उसके संदर्भ में मेरे द्वारा पुलिस और राजस्व की एक संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसमें अभिलेखों की जांच करके व स्थलीय जांच करके जो भी फैक्ट्स होंगे वो बताए जाएंगे, और उसके बाद यदि अवैध कब्जा पाया गया तो उसके कंटेक्स्ट में नियमानुसार कार्रवाई की। अगली खबर है बरेली से, जहां पर धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिया है। कार्यालय के बाहर बैठे कार्यकर्ता क्षेत्राधिकारी दीपशिखा सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा। सीओ आंवला पर तत्काल हटाने पर डटा हिंदू संगठन, और आंवला एसडीएम भी हिंदू संगठनों को समझाने में जुटे हुए हैं। संगठन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है और क्षेत्राधिकारी दीपशिखा सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, और सीओ आंवला को तत्काल हटाने का हिंदू संगठन अड़ा हुआ है, और आंवला एसडीएम भी हिंदू संगठनों को समझाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो खुद एसडीएम भी हिंदू संगठनों को समझाने के लिए पहुंचे हुए हैं। संगठन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बरेली से आम खबर, धरने पर बैठे कार्यकर्ता आंवला क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे। पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिए जाने की बात सामने आई है। आंवला क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हैं कार्यकर्ता। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और क्षेत्राधिकारी दीपशिखा सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। तो क्षेत्राधिकारी पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप, दीपशिखा सिंह पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप। आंवला क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे कार्यकर्ता सीओ आंवला को तत्काल हटाने पर हिंदू संगठन डटा हुआ है। आंवला एसडीएम भी हिंदू संगठनों को समझाने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और संगठन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। कहाँ रहते हो? आप बताइए क्या हुआ? शांति समिति की मीटिंग हुई थी परसों हमारा। दूसरे पक्ष के लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ डीजे शाम 7 बजे से लेके अगले दिन रात के 11 बजे तक बजते हैं। मैंने इसके लिए जीओ मैडम एसडीएम साहब बैठे हुए, तो मैंने इसलिए कहा मैं हमारे यहाँ नहीं बजते हैं, हमारे इस दिन लंगड़ होता है उसमें स्पीकर बजते निकल जाते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बजता है। उस पर मैडम हाइपर हो गई कि ये मुकदमे लिख दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर देंगी। ये बताइए, शांति समिति में आदमी को बुला रहे हो आप, हम मौजूद हों, उसके बाद हमसे बदतमीजी करी जाएगी। अभी हम लोग अलीगंज मामले के लिए आए थे। अलीगंज में एक मामला ये है कि ताजिए निकलने वाले हैं, तो उन ताजियों के लिए वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग कोई नई परंपरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उपजिलाधिकारी जी महोदय से मिले और यहाँ पे क्षेत्र अधिकारी महोदय से मिलने आए थे। यहाँ पे हमसे ये बोला गया कि कार्यकर्ता संगठन के केवल 2 ही कार्यकर्ता अंदर आएंगे, अन्यथा कोई अंदर नहीं आएगा। हमने कहा हम जाएंगे, सब जाएंगे, अन्यथा कोई अंदर नहीं जाएगा। हमारे कार्यकर्ता अंदर गए। अंदर जाने के बाद सीओ महोदय ने बात की, हमारे कार्यकर्ता ने केवल इनकी टेबल पे हाथ रख दिया था। टेबल के हाथ रखने के बाद मैडम हमसे कह रही है ये तुम्हारा खेत का चौपाल नहीं है, न तुम्हारा घर है ये। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर भंगेल बरौला रोड पर बन रहे लगभग 5 किलोमीटर के फ्लाईओवर को समय पर पूरा न करने को लेकर भंगेल बरौला सहित मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है, और साथ ही नोएडा अथॉरिटी प्रशासन से फ्लाईओवर निर्माण की भी मांग कर डाली है, जिससे उनके व्यापार को प्रगति मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 4 साल से लोगों का यहाँ आना जाना दुर्लभ हो चुका है। बाराबंकी जिले में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बनापुर में एक खूंखार तेंदुए ने 2 किसानों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके बाद वो पास के ही एक खेत में घुस गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों किसानों को उपचार के लिए सीएचसी सूरतगंज भेजा गया, जहां से धनीराम को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने खेतों में मिले पगचिन्हों की जाँच करने के बाद तेंदुए की कॉम्बिंग शुरू कर दी। फिलहाल तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। जी हाँ, तैवनापुर मजरे पारा में जो है तेंदुए की आमद हुई थी, वैक्सीन भी मिले थे, कंफर्मेशन था।
और हमने वहाँ पे तमाम तुरंत जो है टीम बना करके फतेहपुर रेंज पड़ती है, तो वहाँ की टीम बना करके तुरंत मौके पर भेजा था और जितने भी एहतियात हो सकते हैं सावधानियाँ हमने वहाँ पे बरती और जहाँ पे उसका लोकेशन मिल रहा था हमने वहाँ पे जाल भी लगा दिया था और पीढ़े की व्यवस्था की थी। और लेकिन रात में जो है वो वहाँ से निकल गया और हमने सुबह जो है उसकी कॉम्बिंग कराई थी, तो उसके पगमार मिले हैं अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स जो है सीतापुर के दिशा में जो है जाने की जो है उसकी जो है पगमार्क मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है वहाँ से निकल गया है, क्योंकि उधर से आया भी था। ये आसपास जो है जैसे लखीमपुर खीरी और बहराइच से सटा हुआ इलाका है, तो उधर से जो है आ जाते हैं तो जो है कभी, लेकिन जी हाँ दोनों घायल किया था, उनका इलाज चल रहा है और ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है प्रयागराज के मेजा से, जहां पर मेजा खंड विकास अधिकारी के खिलाफ में प्रधानों में रोष देखने को मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने खंड विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खंड विकास अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और एक महिला को रात को रोटी न बनाने के चलते उसके पति को धमकी देकर नुकसान करने की बात कही। बाद में रोटी न बनाने पर गरीब के पेट पर लात मार दी और खंड विकास अधिकारी के रवैये को देखते हुए प्रधान संघ ने हुंकार भरी है और कहा कि विकासखंड अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारा विरोध है कि हम ऐसे उनके द्वारा न हम इस वीडियो के द्वारा चुने गए हैं, न हमें पंचायत के विभाग का कोई अधिकारी चुना है, न जो प्रदेश और देश में राज्य करने वाली राजनीतिक पार्टियां उन्होंने चुना है। हम जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए अध्यक्ष हैं। हमें जनता जिसलिए चुनी है वह कार्य कब होगा मैं बताना चाहता हूं। जो एसी में बैठे IAS अधिकारी हैं उनको कि अगर नगर निगम का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से ग्राम सभा की भी जनता बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है। कोई भाई खेत में मकान बनवा रहा है, कोई भाई बगल में बनवा रहा है, क्या उसको नाली खरंजे की आवश्यकता है कि नहीं? शाम को खाना नहीं बना पाएंगे। अच्छा, वीडियो साहब ये कह रहे थे कि शाम को खाना बनाना, शाम को हाँ बोले थे शाम का खाना बनाइएगा। हमने बोला शाम को खाना आपको नहीं बना पाएंगे, सुबह में हम आपको दे सकते हैं खाना। अच्छा, न बनाने पे क्या कोई लिखित कार्रवाई करें क्या आपके ऊपर? हटा दिए इनको बुलाए। आप हम NRLM कर्मचारी हैं, आप हितवाई के पद पे आज 4 साल से काम कर रहे थे और पत्नी है हमारी कैंटीन चला रही है, तो हमको बुलाए, कहें जब आप हैं तो हमको खाना बनाने वाला ढूंढने से क्या मतलब है? हम कहा सर हमको खाना बनाना नहीं आता, हमारी महिला बनाती है और कैंटीन चलाती है और सुबह में खाना हम दे सकते हैं, शाम को हमारे बच्चे हैं। हमने कहा सर अब आप अधिकारी हैं, आप चाहे जो कह सकते हैं। देखिए इतना भद्रता बोली बोल रहा है, ये मतलब ये कुछ बोल रहे हैं क्या कि अगर खाना नहीं बनाओगे तो बाहर कर देंगे। तो उसके बाद कहे कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम कहा सर आप अधिकारी हैं, हमको खाना बनाना नहीं आता। तो कहें तुम्हारी नियुक्ति कौन किया है? हम कहा सर जिले से हुआ है, NRLM से, हम 4 साल से कार्यरत हैं। तो बोले कहता है तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम कहा सर आप अधिकारी हैं। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर भंगेल बरौला रोड पर बन रहे लगभग 5 किलोमीटर के फ्लाईओवर को समय पर पूरा न करने को लेकर भंगेल बरौला सहित मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही नोएडा अथॉरिटी प्रशासन से फ्लाईओवर निर्माण की मांग की है, जिससे उनके व्यापार को प्रगति मिल सके। बता दें कि पिछले 4 साल से लोगों का यहां आना जाना दुर्लभ हो चुका है। यूपी के बुलंदशहर में किरियावली गांव के अंदर 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। हालांकि मकान गिरने से पहले ही परिवार दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था, जिसके चलते अनहोनी होने से बच गई। कल बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में गांव मवई में लेंटर गिरने से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 4 चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरे ही दिन थाना नरसेना के बुगरासी चौकी क्षेत्र में गाँव
किरियावली निवासी धर्मा लोधी का 2 मंजिला मकान भरभराकर धराशायी हो गया। परिवार के निमावई हादसे से सबक लेते हुए घटना से बच गए। परिवार का दैनिक सामान नष्ट हो गया। परिवार में विधवा वृद्धा भागवती पुत्र देवेंद्र, पत्नी रीना व बच्चे सो रहे थे। मकान गिरने से परिवार परेशान है। ग्राम प्रधान पप्पू सिंह लोधी ने प्रशासन को सूचित कर घटनास्थल से अवगत कराया। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लेकर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। की वजह से दीवार में पानी चला गया और भीत ये थोड़ी सी फट गई थी। उसकी वजह से फिर हमने अपनी भैंस बाहर निकाल ली थी और ऊपर हम नीचे भैंस रहती थी, ऊपर हम खाना बनाते थे। और हमारे घर वाले यहाँ पर रहते नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे। उनके बाद ये सुबह 9 बजे के करीब सारा ऊपर का भी नीचे का सारा गिर गया और हमारा उसमें खाने पीने का सामान और जो कपड़े लत्ते थे और टीवी वगैरह ऐसी चीज़ भी थी। तो हम ऊपर रहते थे दूसरी मंजिल पर, वो सारा कुछ सब कुछ दब के बेकार हो गए। और ये हमारी मम्मी है और गुड्डे हमारे हैं नहीं। अगली खबर मऊ से है, जहां पर ऊर्जा मंत्री के गृह जनपद में बिजली विभाग ने किया 2 करोड़ के रुपए का गबन। आपको बता दें कि पुराने और जर्जर तार बदलने के नाम पर ठेकेदार और अधिकारियों को 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ था, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों के तार बदले गए, बाकी सभी जगह पुराने तार लगे हुए हैं। इसी के चलते धनेन्द्र सिंह अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार ऊपर कोपरगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। कोपरगंज जो हमारा नगर पंचायत क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है RAPDRP योजना में 13-14-15-16 में जो है कार्य जो है मैसर्स बीको लाली द्वारा जो है करवाया गया था, जिसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा जो है एग्रीमेंट किया गया था। उसके अनुसार उसे जो है 2 करोड़ 86 लाख की सामग्री जो है हमने जो है उसे कार्य कराने के लिए दी थी, जिसमें से उसके द्वारा 30,54,000 की सामग्री जो है लगाई गई। बाकी सामग्री उसके द्वारा जो है नहीं लगाई गई। वो प्रोजेक्ट कितने का तैयार? वो प्रोजेक्ट जो है ये लगे 2 करोड़ जो है 86 लाख का जो प्रोजेक्ट है। अगली खबर है जालौन से, जहां पर उरई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि SOG सर्विलांस टीम और कोतवाली उरई पुलिस के द्वारा उरई क्षेत्र में राठ रोड पर डकैती की योजना बनाते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। मामले का खुलासा कर SP ईरेज राजा ने बताया कि 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लोहे की रॉड, पेचकस और एक अदद कार भी बरामद की गई है, जिन पर कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शातिर अपराधी उरई कोतवाली क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे हैं और कहीं पर बड़ी डकैती करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर तत्काल टीमें सक्रिय की गई और टीमें बदमाशों की तलाश में लगी। तो इनकी सूचना प्राप्त हुई कि ये डकोर रोड पर ये कहीं पर हैं और अपने सभी साथियों के साथ वहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर इनको घेराबंदी की गई और इनको ललकारा गया, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग झोंक की और जवाबी फायरिंग में इनके 2 अपराधी धीरेन्द्र राजपूत और प्रदीप राजपूत दोनों घायल हुए हैं। एक अन्य को इनके साथ पकड़ा गया है। कुछ और अपराधी इसमें से भाग गए हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है और इनसे डिटेल इनसे इंटरोगेशन की जा रही है, धीरेन्द्र, प्रदीप एवं इनके साथी से। अगली खबर है बाराबंकी जिले में गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां पर आपको बता दें कि जासिम नाम का गैंगस्टर एक्ट का एक आरोपी जहर की शीशी लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। जासिम का आरोप है कि पुलिस उसे मार्फन तस्करी में फंसाकर कई बार जेल भेज चुकी है। साथ ही उसने पुलिस पर फर्जी मुकदमे लगाने और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग जासिम को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन जासिम पुलिस को लगातार धमकी दे रहा था कि वो जहर पीकर पानी की टंकी से नीचे कूद जाएगा। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स के
काले कारोबार से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को कुर्की से बचाने के लिए जासिम ने ये पूरा ड्रामा रचा और पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस पर दबाव बनाने लगा। एसपी ने बताया कि कुर्की समेत अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए अभियुक्त जासिम पुलिस पर दबाव बनाने की नियत से एक सीसी लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया है। गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत 14 एक के तहत इनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्कीकरण की कार्रवाई के लिए इनकी संपत्तियों की जब छानबीन की गई तो लगभग 17 करोड़ की प्रॉपर्टी मुनव्वर की जानकारी हुई है और लगभग 10 करोड़ की संपत्ति जासिम नामक अभियुक्त की जानकारी हुई है, जिसमें जासिम के पास अब तक जानकारी के अनुसार 7 बीघा जमीन, 3 मकान बड़े बड़े, 10 दुकानें, इसके अलावा कुछ और भी संपत्ति की जानकारी हुई जिसको तस्दीक किया जा रहा है। इन कार्रवाई से बचने के लिए जासिम नामक अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने की नीयत से आज एक पानी की टंकी पर एक सीसी लेकर चढ़ जाने की कार्रवाई की गई। उसने धमकी दिया कि ये जहर मैं खा लूंगा या कूद जाऊंगा, इस तरह की बातें वो कर रहा है। मात्र उसकी नीयत है कि पुलिस पर दबाव बनाकर किसी तरीके से अवैध रूप से अर्जित जो संपत्ति उसके द्वारा है उसको रोका जाए जब्त करने से। और इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुछ ही देर में ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर फैसला सामने आएगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में फैसला सामने आ जाएगा। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। और हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की मांग की है, तो हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की मांग की गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की मांग की गई है। यह आम जानकारी, थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर फैसला सामने आ सकता है। तो थोड़ी ही देर में फैसला सामने आ सकता है। परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग की है। तो हिंदू पक्ष ने एक तरफ जहां सर्वे की मांग की है, तो वहीं आज के इस फैसले पर भी दोनों ही पक्षों की नजर लगातार बनी हुई है। यह हम खबर आपको बता दें। और आज एएसआई सर्वे पर फैसला सामने आएगा। थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर फैसला सामने आएगा। परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। और हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग की है। तो हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे की मांग कर ली गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे को लेकर अब इंतजार और एएसआई सर्वे की मांग भी की गई थी। थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले में फैसला सामने आने वाला है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में फैसला सामने आएगा। और यह हम जानकारी आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और विक्की डे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्की, थोड़ी ही देर में फैसला सामने आ जाएगा, इंतजार है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन फैसले पर दोनों ही पक्षों की नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में अब फैसला आने वाला है। अभी फिलहाल आदेश की कॉपी जांच हो रही है, वहाँ पे टाइप हो रहा है। तो इसके बाद जो थोड़ी देर में जो क्या कुछ निकल के आता है, ये हम जनता के बीच में रखेंगे, के न्यूज के दर्शकों को बताएंगे। तो आपको बता दें, आज जो है ज्ञानवापी एक बहुत चर्चित मामला जो है, जिसका एएसआई सर्वे वजू खाने को छोड़ के संपूर्ण परिसर का कराने को लेकर आज इसका आदेश आना है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु शंकर जैन थे, जिला जज अदालत से कहा था, उन्होंने आदि विशेषकर मूल स्थान है और वहाँ लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान जो ये बताते हैं हिंदू देवी देवताओं के जो चिन्ह है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, कमल के फूल है, ये मिले थे। तो इसके बाद जो उसका सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपना पक्ष रख रहा है, जिसको लेकर आज कुछ ही क्षणों में ये फैसला सामने आना है। हालांकि 2 बजे सुनवाई होनी थी, जज जो है, जिला जज जो है 2 बजे नहीं बैठ पाए थे, उनके 1 घंटे देरी हो रही है। इसके बाद 4 बजे तक संभवतः फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, आज का ये फैसला विक्की बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जहां एएसआई सर्वे को लेकर मांग की थी, वहीं अगर फैसला आज हिंदू पक्ष की तरफ आता है, तो एएसआई सर्वे के बाद जो पूरा सच है, तस्वीरों के माध्यम से जो देश ने देखा था, वो सर्वे के बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा।
जी बिल्कुल। जो सर्वे एक बार पुनः कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो वहाँ पे शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी और वहाँ पे पश्चिमी दीवार पे जो चिन्ह मिले थे हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ पे पहले से मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, ऐसा हिंदू पक्ष का लगातार कहना है। तो इसको सत्यता जानने के लिए एएसआई कार्बन डेटिंग सर्वे कराना अति आवश्यक है, जिसके बाद उसकी सत्यता मालूम होगी कितनी वो पुरानी है, किस कालखंड में वो बना है, क्या है, उसका पूरी सत्यता बाहर आ पाएगी। जी बिल्कुल, यानी पूरा सच जो है वो सर्वे के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन इंतजार विक्की इस पूरे फैसले को लेकर लगातार दोनों पक्षों की ओर से किया जा रहा है, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष। फिलहाल विक्की, जब फैसला सामने आने वाला है, ऐसे में कोर्ट परिसर के बाहर क्या दोनों पक्षों के लोगों की मौजूदगी भी देखी जा रही है? दोनों पक्ष की जो यहाँ पे जिला गेट कचहरी के गेट के बाहर लगातार भीड़ जो है जुटी हुई है। दोनों ही पक्ष आंखें लगाए, टकटकी लगाए बैठी है कि क्या कुछ निकल के आता है। 4 बजे आदेश किसके पक्ष में आता है, क्या एएसआई की सर्वे की आदेश आता है निकल के, या फिर इस पे अगली तारीख नियत की जाती है। तो देखना होगा, अभी फिलहाल रुकना होगा 4 बजे तक कि क्या कुछ निकल के आता है। जी ठीक है, बिल्कुल, यानी 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्र आपका विक्की अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में ज्ञान वापी के एएसआई सर्वे पर फैसला सामने आ जाएगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर परिसर के एएसआई सर्वे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। कानपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई। हल्की बारिश के बाद से ही तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी अब शहर वासियों के लिए डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा रही है। हाल ही में एक डेंगू और 3 मलेरिया के केस सामने आए हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वार्ड 10 में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए मच्छरदानी बेड लगवा दिए गए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम फैल सके। नगर निगम भी लगातार जल निकासी को ठीक करने में जुटा है। खुद महापौर प्रमिला पांडे इसको लेकर जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। देखिए, डेंगू मलेरिया के जब प्रदेश में कोई केस रिपोर्ट भी नहीं होता, कानपुर नहीं रिपोर्ट हुआ, तो ही हमने मीटिंग ले ली थी। 11 तारीख को हमने पहली मीटिंग ली थी, तब तक हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया था। तो हर साल में की तरह हम लोगों ने इस बार भी पहले से ही तैयारी सारी कर ली थी। तो इस तैयारी के अंदर सारे जितने भी हमारे नोडल्स हैं, मेडिसिन के, चाहे पैथोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के और अन्य विभाग के, सबको मैंने बुला लिया था, ताकि हमारी टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट में कहीं कोई दिक्कत न हो। इसके लिए हम लोगों ने जो वार्ड नंबर 10 है, जो पिछले साल भी था, उसमें सारी मच्छरदानियाँ, छिड़काव और 20 बेड हमारे द्वारा आगे और 10 बेड पीछे तैयार कर लिए गए हैं डेंगू मलेरिया के लिए। एक फीवर की हमारी ओपीडी ऑलरेडी रन कर रही है, 25 नंबर ओपीडी इसका नाम है। उसके अलावा हमने कुछ बेड वार्ड नंबर 8 में तैयार कर लिए हैं। अगर इनके ये बेड ओवरफ्लो होते हैं, यानी कि मरीज ज़्यादा आते हैं, तो इस वार्ड में आ जाएं। तो और इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि एक पेशेंट हमारा डेंगू का आ चुका है, जो ठीक होकर चला गया है। इसके अलावा 3 मलेरिया के पेशेंट हमारे पास में, एक फाल्सीपेरा मलेरिया और वाइवैक्स के 2 पेशेंट हैं हमारे पास में, जिनका इलाज चल रहा है और जो स्टेबल है। और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर सिपाही की बाइक को ठोकर लगने से बुजुर्ग की जान चली गई है। आपको बता दें कि सड़क पार करते समय मृतक बुजुर्ग के साथ हादसा हो गया। सिवरही थाने से ट्रांसफर के बाद रामकुला आमद जा रहा था सिपाही। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ समय के लिए सिवरही पडरौना मार्ग जाम कर दिया और मामले की जानकारी आपको बता दें कि जब पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाम खुलवाया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और अगली खबर है इटावा से, जहां पर बरथना कस्बा क्षेत्र में उस वक्त खलबली मच गई जब एक निजी स्कूल के शिक्षक पर उसी के छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। आपको बता दें कि टीचर का सिर्फ इतना ही आरोप है कि उसने छात्र को छात्राओं के साथ पढ़ाने से मना कर दिया था। इसी के चलते छात्र को बहुत बुरा लगा और शिक्षक के विद्यालय से निकलने पर दबंगों ने एक गली में टीचर पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देखिए, परवीन है, ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं और इनसे कुछ लड़कों ने मारपीट की है, जिनमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। 2 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए गए हैं, शेष की गिरफ्तारी की जा रही है।
वजह क्या लग रही है मारपीट की? उसकी जांच की जा रही है सभी बिंदुओं की। अगली खबर है बिहार के नालंदा से, जहां पर शरीफ सदर अस्पताल में आशाकर्मी और वैक्सीन कुरियर संघ के चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। बता दें कि आशा और वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया और पीएचसी में ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बाहर से बुलाई गई अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही भी आशा कर्मियों की नोकझोंक हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। ले रही हूँ सड़कों के साइड के ना लूँ। और इस बीच एक अहम खबर हरियाणा से सामने आ रही है। तो ये हरियाणा से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हरियाणा के करनाल में बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई है। एक तरफ उनके समर्थक इस बात से खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक कुल 6 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। ऐसे में करनाल के असन से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस राम रहीम के जेल से बाहर आने पर कहा कि बीजेपी को उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। बार बार उन्हें पैरोल दी जा रही है कि यह कानून बाकी कैदियों के लिए भी है। अगर बाबा के साथ बीजेपी को इतनी हमदर्दी है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते। कोई ना कोई बीजेपी को बाबा से लालच होगा, इसलिए राम रहीम को पैरोल मिली है। बाबा को पैरोल मिली है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरी प्रॉब्लम पैरोल देने वालों से है। फिर देश में कानून भी है कि नहीं, बाकी सब इतने और लोग हैं, उनको क्या इतनी ही सुविधाएं दी जाती हैं। जो केस, जो इल्जाम किसी भी आदमी पे हो, व्यक्ति विशेष जो है, व्यक्तिगत बात भी नहीं करता मैं। बाबा जी दोषी हैं नहीं है एक अलग मसला है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की देखरेख में आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए अंबाला शहर के दुर्गानगर क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगवाया गया। इस दौरान आई डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा खुद लोगों के बीच मौजूद रही हैं। उन्होंने बताया कि पंडित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये इस वक्त बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जो पानी आया था उसकी वजह से। तो उसी कड़ी में जो हम पहले भी कैंप लगाते आ रहे हैं, उसी के तहत ये भी कैंप है यहाँ पे दुर्गानगर में लगाया गया है। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसमें इलाज कराने के लिए। जो मुझे देखने में आया है, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को चर्म रोग की हो रही है। गंदा पानी में जो हाथ पैर रहे हैं, लोगों के पैरों में फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हाथों में, उंगलियों में, नाखून में। तो एक तो मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सब पानी उबाल के पिएं, और जो पानी है ज़रा उसमें ज़्यादा जो भी इन्फेक्टिव पानी है उसके ज़रा दूर रहें। ज़्यादातर लोगों को जी पेट में इन्फेक्शन हो रही है, और जैसे गंदा पानी आया है उसके कारण जैसे थोड़ा बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम आई है लोगों को, और साथ में पेट में इन्फेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और खांसी जुकाम और बुखार भी आ रहा है, और खारिश हो रही है लोगों को बाढ़ के पानी के बाद से ना। और मतलब यही दिक्कतें ज़्यादातर देखी जा रही हैं। यमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र बुरिया में रहने वाली एक युवती को एक युवक ने सैलून में नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानकार में किसी राहुल नाम के व्यक्ति का नंबर दिया, उससे बात करने पर उसको सैलून नौकरी लगवाने को लेकर बात की, तो उसने 2 दिनों तक युवती को अपने सैलून में रखा। पीड़ित युवती का कहना है कि सपा सेंटर में 10 से 15 लड़कियां कार्य करती हैं, जहां पर गलत काम किए जाते हैं। पीड़िता ने बताते हुए कहा कि वो किसी तरह सैलून से भागकर बाहर निकली और उसका मोबाइल सैलून में रह गया, लेकिन जब पुलिस अंकल का फोन आया तो उन्होंने सारी बात उनको बता दी है। नहीं, ऐसे हमारे पास कोई नहीं है, बल्कि पीड़िता को सुबह से अपना हमारी लेडी एसआई है बलजीत कौर थाने में बुला रही है कि इसके अपना कोर्ट में बयान कराए जाने दोबारा से, और लेकिन अभी तक वो पीड़िता अभी तक हमारे पास आई नहीं।
अंबाला में आफत बन के बरसे बादल का कहर बीते दिनों पूरे शहर में देखने को मिल गया है और कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पर जलभराव न हुआ हो। फिलहाल ज्यादातर इलाकों से पानी की निकासी तो हो चुकी है, लेकिन गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी सफाई के लिए आज भाजपा पार्षदों के द्वारा नगर निगम कमिश्नर को एक लेटर दिया गया, जिसमें उन्होंने शहर की सफाई के लिए कमिश्नर से हर वार्ड से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की मांग की है। इसके साथ ही जेसीबी प्रबंधन के लिए भी बोला है, वहीं छोटे बड़े नालों की सफाई के बारे में भी बोला है। और इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला नगर निगम के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने बताया कि शहर की गंदगी को साफ करने के लिए, शहर को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा के नेतृत्व में भाजपा के पार्षदों के द्वारा कमिश्नर को एक लेटर सौंपा गया, जिसमें कई मांगे भी की गई हैं। नगर निगम के पूर्वानुमानों की वजह से ये नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से बाढ़ नहीं आ रही थी, सिर्फ बारिश आती थी और बारिश का पानी नालों से निकल जाता था। परंतु बाढ़ की स्थिति के बारे में नगर निगम अधिकारियों ने ना कुछ सोच रखा था, ना ही इनकी कोई प्लानिंग थी। ये केवल बरसाती पानी के निकासी को लेकर प्रबंध करते थे, परंतु बाढ़ की स्थिति में इनके वो जो प्रबंध थे वो नाकाफी थे। और जैसा कि आज हमने देखा, मैंने खुद व्यक्तिगत स्थिति पर जाकर लोगों को बताया, प्रशासन को भी बताया है, अधिकारियों को भी बताया है कि जो सेशन ड्रेन है उसके रेलवे के लाइन के नीचे 3 स्पैन हैं, उन जो लगभग 10-10 फुट चौड़े हैं, यानी कि 30 फुट से पानी की निकासी होनी चाहिए थी और पानी। और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल।